वेलकम बैक गाइस। आज का टॉपिक है कंजम्पशन ऑफ स्टॉक ऑफ सप्लाईज। आप लोगों को पता होगा कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज देता है, लेकिन कुछ सर्विसेज तो ऐसे भी होते हैं जिनके साथ गुड्स को भी देना इज कंपलसरी। मतलब कि कुछ सर्विसेज ऐसे मेंबर्स को दिए जाते हैं वेयर एक्चुअली गुड्स ऑल्सो कम एज अ बाई प्रोडक्ट। मतलब कि एक ऐसा सर्विस आप मान के चलिए जिसके साथ एक नेचुरली ऑकरिंग गुड्स भी दिया जाता है मेंबर्स को फॉर कंजम्पशन। ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों को कि कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज कोई स्पोर्ट्स क्लब। अब उस स्पोर्ट्स क्लब में कोई चेस का कंपटीशन अरेंज किया गया। अब चेस का कंपटीशन इज अ सर्विस, इज एन एक्टिविटी इन विच द मेंबर्स विल पार्टिसिपेट। ठीक है ना। नाउ व्हेन द मेंबर्स विल पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट, मेंबर्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विथ क्या, विथ फूड रिफ्रेशमेंट्स, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और डिनर फूड पैकेट। अब मुझे एक चीज बताओ, ये अगर चेस टूर्नामेंट का सर्विस अरेंज नहीं होता मेंबर्स के लिए, क्या फूड पैकेट, रिफ्रेशमेंट्स, क्या डिनर फूड पैकेट्स, क्या वाटर, क्या ये गुड्स मेंबर्स को दिए जाते? नहीं दिए जाते। मतलब ये टूर्नामेंट हो रहा है, ये टूर्नामेंट में मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए ये गुड्स भी उनको दिए जा रहे हैं फॉर यूज। टूर्नामेंट नहीं होता, ये गुड्स भी कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए मेंबर्स को दिया नहीं जाता। इसका मतलब क्या है कि ये गुड्स डिपेंडेंट है इस टूर्नामेंट के ऊपर। ये टूर्नामेंट जो एक्टिविटी है ना, इस एक्टिविटी का होना है, तो ये गुड्स इसके साथ कंपलसरी दिए जाएंगे मेंबर्स को यूज के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये फूड पैकेट्स, ये फूड रिफ्रेशमेंट्स, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो कि चेस कंपटीशन के साथ मेंबर्स को दिए जा रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्विस, दिस इज अ पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। ये अलग से दिए नहीं जा रहे, क्योंकि ये एक्टिविटीज में मेंबर्स लोग, क्योंकि ये कंपटीशन में मेंबर्स लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस कारण से इन लोगों को फूड रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है। सो दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सर्विस। तो मैं उन गुड्स के बारे में बात कर रहा हूं, उन सामानों के बारे में बात कर रहा हूं जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स को दिए जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस। मतलब कि अगर वो सर्विस दिए जा रहे हैं तो ये कंपलसरी है कि इन गुड्स का देना मेंबर्स को। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो गुड्स सर्विस का हिस्सा बन रहे हैं, इन गुड्स को मेंबर्स को देने के लिए इनको खरीदना भी तो पड़ेगा ना, इनको परचेज भी करना पड़ेगा ना। तो इनको परचेस करके इनका स्टॉक बनाना पड़ेगा। फिर जब ऐसे सर्विसेज अरेंज किए जाएंगे, तब इन सर्विसेज के साथ इन गुड्स को शामिल करके दिया जाएगा मेंबर्स को यूज के लिए। लेकिन पहले खरीदे तो सही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर्स से, खरीदने के बाद ही तो वो यूज करने के लिए देगा मेंबर्स को। सो एट फर्स्ट यू हैव टू परचेज इट। आफ्टर परचेजिंग इट, आपके लिए वो स्टॉक में बन गया। फिर उस स्टॉक के अंदर कुछ सामान कंज्यूम होगा और कुछ कंज्यूम नहीं होगा। जितना मेंबर्स के द्वारा कंज्यूम होगा वो सर्विस लेते वक्त, उसको हम कहेंगे कंजम्पशन ऑफ स्टॉक ऑफ सप्लाईज। और जो नहीं कंज्यूम होगा, आप सभी को पता है, दे आर अनकंज्यूम्ड, वो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बनेगा। ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखने के लिए बात है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये स्टॉक खरीदता है नॉट फॉर सेल बट फॉर गिविंग इट टू मेंबर्स एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस। मतलब ये सर्विसेज के साथ ये गुड्स कनेक्टेड है। मतलब ये सर्विस दिए जाएंगे, मतलब इन प्रकार के कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं, अगर वो दिए जाते हैं, अगर वो सर्विसेज दिए जाते हैं, तो उन सर्विसेज के साथ इन गुड्स का देना इज नेसेसरी, इट्स इंपॉर्टेंट, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सर्विस। यही मैं बोलना चाहता हूं। और एक और चीज, ये सामान या ये गुड्स जो मेंबर्स के द्वारा यूज होते हैं,
ये कोई भी ऐसे गुड्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे पेरिशेबल गुड्स हो सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन्स हो गया, आपका फूड आइटम्स तो मैंने बताई है पहले एग्जाम्पल में। फिर आपका हो सकता है कोई ड्रिंकिंग आइटम, स्टेशनरी आइटम्स। तो इन प्रकार के आइटम्स जो यूज़ करने के बाद पेरिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इन आइटम्स को कंज्यूमेबल्स कहा जाता है। और इसी आइटम्स को और इन्हीं सामानों को मेंबर्स को एक्चुअली सर्विसेज के साथ शामिल करके जोड़ के दिया जाता है एज अ पार्ट ऑफ इट। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कंजम्पशन ऑफ स्टॉक ऑफ सप्लाईज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे कि कितना करेंट फाइनेंशियल ईयर में मेंबर्स के द्वारा ऐसे सामान कंज्यूम किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये करने के लिए, आप लोगों को तो पता ही है, 3 चीज़ें आप लोगों को डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन तो गिवन होता ही है। एक है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एक है ओपनिंग बैलेंस शीट, और उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स। तो इन्हीं इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए हम लोग फाइंड आउट करेंगे कंजम्पशन ऑफ स्टॉक ऑफ सप्लाईज। सबसे पहले इसको करने के लिए हम लोग को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, एक्चुअली 2 वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। द फर्स्ट वर्किंग नोट, एज यू कैन सी, आप देख सकते हो, इस वर्किंग नोट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना हम लोगों ने इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में सामान खरीदा है। मैंने कहा ना, खरीदोगे नहीं तो आगे दोगे कैसे यूज़ करने के लिए मेंबर्स को? खरीदना तो पहले पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में कितना मैंने खरीदा, कितना सप्लायर्स से बाहर जो सप्लायर्स है उनसे कितना मैंने सामान लिया है, इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में लिया है, रिसिप्ट हुआ है, कितना सामान मिला है। इस चीज़ पे हम लोग गौर करेंगे। और इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन होगा, ये हम लोग शुरू करेंगे पहला वर्किंग नोट से। और इस वर्किंग नोट में हम लोग सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा वो होगा आप लोगों का पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर। ये वाला आइटम आपको ये इस नाम से आपको पता ही चल रहा है कि इट मीन्स कि जो क्रेडिटर्स है, आपको तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ता है ना एक टाइम पे, कि मतलब कि हर पीरियड में, हर महीने में, हर 15 दिन में आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ता है। तो वही टोटल्स इकट्ठा क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में किया गया, ये आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स के क्रेडिट साइड में आपको मिल जाएगा। तो इसी आइटम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग पिछले वीडियो में सीखे होंगे एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही आप लोग का एडजस्टमेंट्स फॉलो होगा। सबसे पहले एडवांसेस की बात करेंगे कि कुछ क्रेडिटर्स को कभी कभी एडवांस दिया जाता है इस करेंट ईयर में, लेकिन ये एडवांस दिए जाते हैं कुछ सप्लाईज के लिए जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर होने वाला है। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर डिलीवर होगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो खर्चा मानेंगे, जब ये स्टॉक सच में हाथ में आएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तब तक के लिए ये पैसा एडवांस है, करते हैं इसको लेस। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हम लेस करेंगे वो है ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बीइंग पेड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। आपको तो पता ही होगा कि जो ओपनिंग क्रेडिटर्स है ये आपके ओपनिंग बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड पे दिखने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि इन क्रेडिटर्स से पिछले फाइनेंशियल ईयर में सामान मिला था, इस फाइनेंशियल ईयर में, इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में उन क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया, तो ये पेमेंट तो इकट्ठा इसमें शामिल है, तो हमने इसको लेस कर दिया, क्योंकि ये तो कभी परचेज का हिस्सा हो नहीं सकता, क्योंकि इस पेमेंट, ये जो पेमेंट हमने क्रेडिटर को किया है, ये पेमेंट हमने कम्प्लीटली किया है उन सामानों के लिए जो सामान पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिला था। तो ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का परचेज से जुड़ा हुआ है, इस फाइनेंशियल ईयर से, इस करेंट फाइनेंशियल ईयर से तो जुड़ा हुआ है नहीं ये, उसीलिए इसको डिडक्ट करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्रेडिटर्स को एडवांस में पैसा पिछले साल दिया गया था और उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि जब करेंट फाइनेंशियल ईयर आए तब एज पर द डेट दैट वाज कॉन्ट्रैक्टेड
उस डेट पे आप सामान को डिलीवर कीजिए, ठीक है ना। तो पैसा यानी पेमेंट तो एडवांस में पिछले साल हो गया था, लेकिन स्टॉक या सामान तो पिछले साल हाथ पे आया नहीं था ना। लेकिन ये हाथों में कब आया? ये करेंट फाइनेंशियल ईयर में ये स्टॉक हाथों में आया। इसीलिए करेंट फाइनेंशियल ईयर में जैसे ये स्टॉक हाथ में आया, हम लोग इसको एज अ परचेज रिकॉग्नाइज तभी करेंगे, और तब इससे जुड़ा जो कॉस्ट है उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लोजिंग क्रेडिटर्स। अब देखो क्या हो रहा है कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपने परचेस तो कर लिया है, और ये अक्सर होता है कि आपने परचेस कर लिया है लेकिन सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है। करेंट फाइनेंशियल ईयर ख़त्म, लेकिन फिर भी कोई क्रेडिटर्स या कोई सप्लायर्स को पेमेंट देना बाकी है, लेकिन परचेज उन लोग से किया गया था इसी साल, तो स्टॉक भी इसी साल हाथ में आया। तो यही चीज़ हम लोग एडजस्ट करेंगे कि यार क्लोजिंग क्रेडिटर्स से हम लोग को सप्लाईज इसी करंट फाइनेंशियल ईयर में मिल गया, मतलब स्टॉक हाथ में इसी फाइनेंशियल ईयर में आया, लेकिन पेमेंट ड्यू है, पेमेंट अभी तक दिया नहीं गया। अब देखो, पेमेंट से तो कोई मतलब नहीं है। जब खर्चा हो, जब हम खर्चे को ट्रीट करेंगे, हम देखेंगे कि क्या सामान हाथ में आया। अगर सामान हाथ में आया तो मैंने कहा हम उसको मानेंगे कि हमने खरीद लिया। अगर सामान हाथ में आ गया, एक बार सामान गोडाउन में आ गया, तो हम लोग मानेंगे कि हाँ चलो ये परचेज है, हमने इसको खरीद लिया। तो इसी वजह से हम लोग इसको ऐड करेंगे, एंड आफ्टर एडिंग दिस हम लोग फाइनली जो फिगर में पहुंचेंगे, जो फिगर हम लोग को चाहिए था, वो फिगर क्या था? क्रेडिट परचेस फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो हम लोग फाइनली जो फिगर में रीच करेंगे उसको कहेंगे क्रेडिट परचेस फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में कितना खरीदारी हुआ है, कितना हम लोगों ने स्टॉक खरीदा है, मतलब कितना स्टॉक हम लोग के गोडाउन में आया हुआ है, हाथ पे कितना स्टॉक हम लोग का है, और उस स्टॉक से रिलेटेड कितना कॉस्ट हम लोग का बन रहा है। बस यही फिगर हम लोग निकालेंगे फ्रॉम दिस वर्किंग नोट 1 दैट इज सपोज टू कैलकुलेट क्रेडिट परचेस फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो चलो हम लोग वर्किंग नोट 1 बनाकर तो क्रेडिट परचेस कैलकुलेट कर लिया कि कितना क्रेडिट परचेस हम लोग का बन रहा है करेंट फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन यहाँ पे सम ख़त्म नहीं होता, यहाँ पे एडजस्टमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं होता। अब हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 2। देख रहे हो, वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 से हम लोग फाइनली कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ सप्लाईज। मतलब अब हम लोग का टारगेट क्या है कि अब हम लोग चेक करेंगे कि अब हाथ में तो चलो इतना सामान टोटल हाथ में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना तो स्टॉक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि उसके अंदर कितना क्वांटिटी मेंबर्स के द्वारा यूज़ किया गया है। मैंने कहा था ना कि पहले खरीदोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कितना उसके अंदर यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग जो वर्किंग नोट बनाएंगे, ये एक बहुत ही कॉमन वर्किंग नोट है जो आप लोगों ने क्लास 11 स्टैंडर्ड में जब फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर बना रहे थे तब ये चीज़ आप लोगों ने सीखा था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट 2 बनाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को गिवन होगा कि ओपनिंग स्टॉक, क्या हम लोग का कुछ ओपनिंग स्टॉक है। अगर हम लोग का कोई ओपनिंग स्टॉक बन रहा है सप्लाई का, तो हम लोग लिख देंगे कि क्या है, और ये आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये तो पता ही होगा। तो ये वाला फिगर हम लोगों ने स्ट्रेट कट लिख दिया कि हाँ चलो इतना क्वांटिटी सामान हम लोग का करेंट फाइनेंशियल ईयर का जो ओपनिंग डेट है उसमें बच रहा था, तो चलो उससे रिलेटेड कॉस्ट को लिख देते। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, ऐड क्रेडिट परचेज फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर, ब्रैकेट में मैंने लिखा वर्किंग नोट 1। अब देखो आप कि मैंने यहाँ पे एक एरो किया है, देखो मतलब वर्किंग नोट 1 से मैंने जो क्रेडिट परचेज फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट किया है, इसी को मैंने एरो देकर ऊपर लिखा है कि यही चीज ऐड हो रहा है। देखो, तो हम लोगों ने ऐड किया क्रेडिट परचेज फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर, और ये फिगर हम लोगों ने कहाँ से कैलकुलेट किया? वर्किंग नोट 1 से। और वर्किंग नोट 1 कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने पहले बताया अभी आप लोग को।
ठीक है ना, ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या कोई कैश परचेज है, मतलब कि स्ट्रेट कट सप्लायर से क्या कोई कैश में सामान खरीदा गया है। अगर सामान कैश में खरीदा गया है तो हम लोग उसको भी ऐड कर लेंगे। और ये फिगर आपको कहाँ मिलेगा, ये फिगर आप लोगों को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के क्रेडिट साइड में मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो ऐड कर देंगे इसको, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में देखेंगे है कि नहीं, अगर है तो चलो ऐड कर देंगे। जैसे ऐड हो गया उसके बाद आप लोग को पता ही होगा कि एक क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, और ये भी आप लोग को एडजस्टमेंट में गिवन होगा। दिस वुड बी अ गिवन इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को गिवन होगा कि यार कितना सामान फाइनली अनकंज्यूम्ड है, मतलब कितना सामान मेंबर्स ने इस करेंट ईयर में यूज नहीं किया, उसका इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगा। तो आपने उसको लेस किया, ठीक है ना। जैसे ही लेस किया यू वुड फाइनली गेट टू दैट फिगर, जिसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि यार कितना क्वांटिटी ऑफ सामान मेंबर्स के द्वारा इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में यूज हुआ, उससे रिलेटेड टोटल कॉस्ट कितना है। देख रहे हो ना। बस जैसे ही कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया उसको हम डेबिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जैसे हम इसको डेबिट कर देंगे हम लोगों का ट्रीटमेंट खत्म, एंड वी हैव कैलकुलेटेड कंजम्पशन ऑफ स्टॉक ऑफ सप्लाईज। तो इसको करने के लिए हम लोग को 2 वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। एक वर्किंग नोट 1 जो आप लोग को पता ही है, जिससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कितना परचेज हुआ है इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में, माइंडेड क्रेडिट परचेज। फिर वर्किंग नोट 2 के द्वारा हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आउट ऑफ द टोटल स्टॉक कितना यूज़ किया गया इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में मेंबर्स के द्वारा। एक बार हम लोगों ने निकाल लिया तो चलो उसको डेबिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है दोस्तों।